चलो, आखिर वो वक्त आ ही गया जब मैं अपना नया शिकार ढूंढूं। इस तूफानी बारिश के दिनों में ही तो शिकार करने का असली मजा आता है। व्योम की ये डरावनी हंसी उसके बंद घर से गुजरती हुई बाहर तक आती है। तभी रास्ते से गुजर रहा रमेश उसके घर के बाहर रुक जाता है। अरे बाप, ये व्योम तो हर बारिश में और हर शाम के वक्त ऐसे ही पागलों की तरह हंसता है, जैसे इसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। इसके घर के पास आने में भी बहुत डर लगता है। चलो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, वरना कोई आफत आ जाएगी। रमेश घबराकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पास की एक टूटी फूटी झोपड़ी में वरुण अपनी माँ और बीमार पिता के साथ रहता है। बारिश का पानी उनकी झोपड़ी के अंदर भरने लगा है। अगर ऐसे ही तेज बारिश होती रही तो मुझे नहीं लगता कि हम इस गांव में सुरक्षित रह पाएंगे। तुम्हारे पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है और उनके लिए औषधि लाने के पैसे भी खत्म हो गए हैं। माँ, आप चिंता ना करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पर क्या बताऊँ, इस वक्त में कोई भी गांव में हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है और ये बारिश की रुकने का नाम नहीं ले रही। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुको। देखना, बारिश में भीग मत जाना, घर की छत भी टपक रही है। मैं बाहर जाकर एक और कोशिश करता हूँ। हाँ। वरुण हिम्मत करके झोपड़ी से बाहर निकलता है और रमेश का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। तभी बाहर आता है। अरे वरुण, अरे भाई, तू इस तूफान में भीगता हुआ मेरे दरवाजे को क्यों पीट रहा है? क्या आफत आ गई, क्या बात है? हाँ, रमेश भैया, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो उधार दे दीजिए ना। मेरे घर में छत से पानी टपक रहा है और पूरा परिवार डूबने की कगार पर है। पिताजी बीमार हैं, मुझे उनके दवा के लिए थोड़े से धन की जरूरत है। मदद कर दीजिए ना भैया, बस थोड़ी सी। अरे मेरे पास तुझे देने के लिए कोई फालतू का धन वन नहीं है। तू जानता नहीं क्या कि ये बारिश अभी 1 महीने तक और चलने वाली है। इसी संकट के समय में मैं अपनी जमा पूंजी तुझे देकर खुद भूखा मरूं क्या? ना भैया ना, चल जा। नहीं तो। रमेश चला जाता है। वरुण पूरे गांव में एक एक करके सबसे मदद मांगता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी व्योम अपने घर के दरवाजे पर आकर वरुण को इस बेबसी में देखता है। लगता है कि तुम बहुत बड़ी परेशानी में घिरे हो नौजवान। इस तूफान में पूरी दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, पर तुम इस तरह सड़क पर क्यों भटक रहे हो? हैं? हाँ भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे काम की तलाश है और पूरे गांव से मदद मांग मांग कर थक चुका हूँ, पर कोई मुझे फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। तुम अपनी फिक्र अब मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। मैं तुम्हें काम भी दूंगा और तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पूरे पैसे भी दूंगा। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। वरुण खुश होकर व्योम के साथ उसके बड़े घर के अंदर चला जाता है। वहीं दूर खड़ा रमेश ये सब देख लेता है। अरे सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। ये व्योम फिर से गांव के एक जरूरतमंद लड़के को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। हर बार ये ऐसे ही लड़कों को अंदर ले जाता है, पर आज तक कोई भी दोबारा बाहर नहीं आया। पता नहीं इस बेचारे वरुण के साथ अब अंदर क्या खौफनाक खेल होने वाला है। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। जैसे ही वरुण व्योम के घर के भीतर कदम रखता है, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगता है। हैं? ये घर तो बाहर से देखने में बहुत साधारण और ठीक लग रहा था, पर इसके अंदर आते ही मुझे अब इतनी घुटन सी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई अदृश्य अजीब शक्ति मौजूद हो। क्या सोच रहे हो वरुण? चलो तुम इस तरफ आओ। तुम यहीं आराम से आसन पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, है ना? बैठो। हाँ ठीक है भैया, मैं यहीं बैठता हूँ। वरुण वहाँ बैठ जाता है। तभी अचानक वरुण की नजर कोने में रखी एक पीतल की दुल्हन की मूर्ति पर पड़ती है। ये पीतल की दुल्हन की मूर्ति? दिखने में तो ये साधारण मूर्ति लग रही है, लेकिन इसकी पलकें और इसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई जीती जागती स्त्री हो और मुझे ही देख रही हो। पर ये कैसे मुमकिन है? एक बेजान मूर्ति भला मुझे कैसे देख सकती है? वरुण बेचैन होकर उस मूर्ति के बिल्कुल करीब चला जाता है। तभी पीछे से अचानक व्योम कमरे में दाखिल होता है। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इस स्थान पर रखी हुई किसी भी वस्तु को और खासकर इस मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। पीछे आओ, बैठो यहाँ पे। हाँ, क्षमा करे भैया, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये पीतल की बनी हुई दुल्हन की मूर्ति इतनी असली कैसे लग सकती है। इसकी कारीगरी देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें मैंने यहाँ शांति से बैठने को कहा था,
ना कि मेरी किसी वस्तु को छूने को। खैर चलो अब तुम यहीं बैठो। अच्छा, तुम्हें पीतल की कलाकृतियां पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ अंदर से लेकर आता हूं, है ना? व्योम एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। वरुण अभी अपनी जगह पर आकर बैठने ही वाला था कि तभी अचानक पूरे कमरे में एक गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई देती है। वरुण, यहाँ से भाग जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो बिना एक पल गवाए इस वक्त छुप जाओ। हैं? अरे ये कौन बोल रहा है? इस बंद कमरे में मेरे अलावा तो और कोई नहीं है। कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? अरे कौन है? जो कोई भी हो सामने आओ। तुम मुझे छुपने के लिए क्यों कह रहे हो? कौन है? सवाल पूछने का वक्त नहीं है वरुण। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो तुरंत खुद को इस दुष्ट की नजरों से दूर कर लो। जाकर छुप जाओ, यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। ये अदृश्य आवाज मुझे बार बार छुपने को कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ वाकई कोई भयानक संकट आने वाला है। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। वरुण घबराकर कमरे के एक बेहद अंधेरे कोने में रखे भारी संदूक के पीछे जाकर छिप जाता है। थोड़ी ही देर बाद व्योम हाथ में एक सामग्री लेकर कमरे में वापस आता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़का कहाँ चला गया? मैंने तो उसे यहीं आसन पर बैठाया था। वो इतनी जल्दी बंद कमरे से बाहर तो नहीं जा सकता। तभी उस पीतल की दुल्हन की मूर्ति से एक तेज लाल रोशनी निकलती है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना था, लेकिन वो शिकार मेरे हाथों में आकर भी फिसल गया तो चलो कोई बात नहीं। अगर वो भाग गया है तो मैं दूसरा शिकार लेकर आऊंगा। वो भी बिल्कुल उसी की तरह लाचार, परेशान और घबराया हुआ होगा। व्योम गुस्से में पैर पटकता हुआ दोबारा बाहर निकल जाता है। अंधेरे कोने में छिपा वरुण ये सब सुनकर डर के मारे थप-थप कांपने लगता है। हे भगवान, आखिरकार ये व्योम इस बेजान मूर्ति से इस तरह से बातें क्यों कर रहा था? और वो मुझे शिकार कह रहा था। इसका मतलब रमेश भैया ठीक कह रहे थे। पर वो अदृश्य आवाज किसकी थी जिसने मेरी जान बचाई? इस घर का आखिरकार सच क्या है? तभी व्योम अंदर आता है। इस बार उसके साथ केशव भी था। हाँ केशव, आओ भैया आओ। तुम इसी पीतल की मूर्ति के पास खड़े रहो। तुम्हें जिस धन की आवश्यकता है ना, मैं अभी अंदर से लेकर आता हूँ। तुम यहाँ से हिलना मत, है ना? लाता हूँ मैं। व्योम जैसे ही दूसरे कमरे में जाता है, उस पीतल की मूर्ति की आंखों से एक भयानक तेज रोशनी निकलती है और सीधा केशव के ऊपर जाकर गिरती है। देखते ही देखते केशव का पूरा शरीर पीतल के ढेर में बदल जाता है। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? वो नवयुवक कहाँ गायब हो गया? और वो पीतल का ढेर कैसा था? इस मूर्ति से ऐसी विनाशकारी रोशनी कैसे निकली? कैसे? अब बस एक और युवक, एक और नवयुवक की शक्तियां इस मूर्ति में समा जाएंगी। इसके अंदर जो प्रज्वलित शक्ति जागेगी, उसकी मदद से मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। और ये पूरी कायनात मेरी मुट्ठी में होगी। अब मुझे बस कुछ और तांत्रिक सामग्री इकट्ठी करनी है, और वो जो वरुण यहां से भागा है, वो जल्द ही खुद तड़पता हुआ मेरे पास वापस आएगा। व्योम हंसता हुआ बाहर चला जाता है। तभी वरुण कांपते कदमों से उस अंधेरे कोने से बाहर आता है। तुम कौन हो? और आखिर तुमने उस बेकसूर युवक के साथ क्या किया? देखो, मुझे सच बताओ, आखिर इस घर में ये सब क्या खौफनाक खेल चल रहा है? वरुण, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरी पूरी दर्दनाक कहानी जाननी होगी। ये क्या? तुम तो एक बेजान मूर्ति हो, पर तुम्हारी आवाज बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह आ रही है। मैं हमेशा से पीतल की मूर्ति नहीं थी वरुण। मैं भी तुम्हारी तरह एक हाड़ मांस की इंसान थी, एक जीती जागती लड़की थी। ऐसा कैसे? क्या तुम इंसान थी? क्या बात कर रही हो? फिर भला कोई जीता जागता इंसान इस तरह से पीतल की बेजान मूर्ति में कैसे बदल सकता है? सुनो वरुण, मेरा सच ये है कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि शीतलगढ़ राज्य की राजकुमारी चंद्रिका हुआ करती थी। शीतलगढ़ राज्य हर तरह के सुख और शांति से परिपूर्ण था, लेकिन इस राज्य की राजकुमारी चंद्रिका अपने पिता के फैसले के खिलाफ जाकर चुपचाप राजमहल से भाग निकलती है।
मुझे यहाँ से बहुत जल्दी भागना होगा। मैं किसी भी कीमत पर पिताजी के सैनिकों के हाथ नहीं लग सकती। चंद्रिका भागती है और पास के ही एक गांव से गुजरती है। वहाँ एक घर के बाहर शादी का माहौल था, लेकिन दुल्हन गायब थी। अरे भाई देखो तो सही, यहाँ दूल्हा तैयार खड़ा है पर ऐन वक्त पर दुल्हन ही गायब हो गई। अब ये विवाह कैसे होगा भाई, कैसे? मैं तो पहले से ही कहता था कि वो लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती। जबरदस्ती आप लोगों ने मेरा विवाह उससे तय कर दिया। अब मेरी पूरे समाज में इज्जत चली जाएगी। हद तेरे की। अरे ये तो मेरे लिए एकदम सही मौका है। अगर मुझे छिपना है और पिताजी के आदमियों के नजर में नहीं आना, तो मुझे ही इस लड़के से विवाह कर लेना चाहिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी चंद्रिका तुरंत पास के एक घर में जाती है और एक लहंगा पहनकर अपनी साधारण वेशभूषा बदलकर सूरज के कमरे में आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो लड़की, और इस वक्त यहाँ हमारे सामने आकर क्यों खड़ी हो गई? क्या बात है? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं शरण की आस में सब जगह भटक रही हूँ। मैंने सुना है कि जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला था वो दुल्हन भाग गई है। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारी इज्जत भी बच जाए और मेरे सिर पर एक छत भी मिल जाए। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मैं तुमसे उतना प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा ये रिश्ता बस इज्जत बचाने के लिए हो रहा है। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। फिर कुछ ही देर में सूरज और चंद्रिका का धूमधाम से विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के सैनिक चप्पा चप्पा छान मारते हैं, पर उन्हें राजकुमारी कहीं नहीं मिलती। अरे रमेश चाचा, एक बात बताओ, ये सैनिक कई दिनों से हमारे गांव और आसपास काहे भटक रहे हैं? कोई बहुत बड़ी घटना हुई है क्या? अरे व्योम बेटा, तुम्हें नहीं पता? ये सैनिक राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं, शायद कोई शीतलगढ़ की राजकुमारी थी, वो मिल नहीं रही कई दिनों से। अच्छा 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 अच्छा, तो ये लोग राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। व्योम गहरी सोच में डूबा हुआ थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि तभी सामने से उसका दोस्त सूरज आ जाता है। अरे व्योम, तू यहाँ है? भाई मैंने विवाह कर लिया, तू मेरे विवाह में आ नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आकर तुझे अपनी पत्नी से मिलवा देता हूँ। अरे क्यों नहीं दोस्त, क्यों नहीं, चिंता मत करो, मैं वक्त निकालकर तुम्हारी पत्नी से मिलने जरूर आऊंगा। फिर अगली सुबह होते ही व्योम तैयार होकर सूरज के घर पहुंच जाता है। अरे वाह, ये लड़की तो बला की खूबसूरत है। इसके चेहरे का ये तेज, मैं तो इसे देखते ही मोहित हो गया। हाय 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 हाय। अरे भाई क्या हो गया व्योम, तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े मेरी पत्नी को इस तरह से देख क्यों रहे हो? हाँ अरे नहीं दोस्त, मैं तो बस ये सोच रहा था कि भाभी जी इतनी सुशील हैं। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन तुम्हारा विवाह तो किसी और लड़की से तय हुआ था।